हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आज शक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नवोन्मेष एवं बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख पॉइंट्स हैं हम लोग देखते हैं। एक आदर्श अपर्दन चक्र को पूरा होने के लिए काफ़ी लंबे समय की आवश्यकता होती है, अतः चक्र के पूरा होने से पूर्व ही कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं एवं चक्र के पूर्ण होने के पूर्व ही भूदृश्य पुनः प्रथम अवस्था में पहुंच जाता है। फलस्वरूप पूर्ण चक्र के उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक सक्रिय चक्र में बाधा उत्पन्न होने पर स्थलखंड पर नए चक्र का प्रारंभ होना नवोन्मेष या पुनर्युवन कहलाता है एवं एक से अधिक अपर्दन चक्रों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृति कहा जाता है। इसका मतलब अगर एक लाइन में देखा जाए तो एक से अधिक अपर्दन चक्रों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृति कहा जाता है। नवोन्मेष के प्रकार क्या हैं? नवोन्मेष के एक गायात्मक नवोन्मेष जैसे स्थलखंड का उत्थान, दूसरा है सुस्थैतिक नवोन्मेष जैसे सागर तल का नीचा होना, तीसरा है स्थैतिक नवोन्मेष जैसे नदी के बोझ में कमी, नदी अपहरण या अधिक वर्षा द्वारा नदी जल की मात्रा में वृद्धि होना। बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ, फर्स्ट है निक पॉइंट, उत्तरी अमेरिका की प्रपात रेखा स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात के निक पॉइंट पर ही स्थित है। दूसरा है घाटी के अंदर घाटी या दो चक्रीय घाटी, उदाहरण इसका वोल्वा नदी की घाटी है। तीसरा है नदी वेदिकाएं। चौथा है अदाह कार्तिक विसर्ग, उदाहरण इसका हजारीबाग जिले में दामोदर नदी की घाटी है एक, और इसमें अदाकृत विसर्ग में दो प्रकार के विसर्ग होते हैं, एक गंभीरीभूत विसर्ग और दूसरा है अंतःकर्तित विसर्ग। पांचवा है उत्थित संप्राय मैदान, उत्थित संप्राय मैदान में, उदाहरण है इसका अमेरिका में अल्पेशियन के पठार, स्कैंडिनेविया के पठार, स्कॉटलैंड के पठार एवं दक्कन के पठार पर उत्थित संप्राय मैदान के उदाहरण मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतरहट मेनिडनॉक पर स्थित है। नदी का कार्य एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हम लोग देखते हैं। नदी का कार्य एवं संबंधित स्थलाकृतियाँ, फर्स्ट है नदियों के उद्गम स्थल झील जैसे नील, सेंट लॉरेंस नदी आदि का। हिमनद, नदियों का उद्गम स्थल जैसे झील, हिमनद, वर्षा का जल या झरने हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सामान्यतः समुद्र ही नदियों का मुहाना होते हैं। गंगा, कावेरी, नर्मदा, अमेजोन, नील नदी इत्यादि का जैसे मुहाना समुद्र ही है, परंतु कहीं कहीं झीलें जैसे वोल्गा, यूराल आदि का मुहाना जो है वो झीलें हैं। दलदली भूमि जैसे तरीम भूमपदी या दूसरी बड़ी नदियां भी इसी नदी का मुहाना हो सकती हैं। कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर बहती है वह उसका द्रोणी कहलाता है। एक नदी बेसिन दूसरी नदी बेसिन से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक कहा जाता है। नदी अपद्रित पदार्थों का परिवहन तीन रूपों में करती है। कुछ पदार्थ जो है घुलकर, कुछ पदार्थ तैरते हुए, तो कुछ पदार्थ जो है जल के साथ लुढ़कते हुए चलते हैं। बड़े पदार्थ लुढ़क कर चलते हैं एवं सर्वाधिक अपर्दन करते हैं। नदी में बोझ की मात्रा बढ़ने पर उसकी अपर्दन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, परंतु इसकी भी एक सीमा है एवं इस सीमा से अधिक बोझ होने पर निक्षेपण का कार्य होने लगता है। नदी द्वारा अपर्दन का कार्य
प्रक्रियाओं में होता है। फर्स्ट है अपघर्षण। अपघर्षण के अंतर्गत क्या है? यह भौतिक अपरदन की क्रिया है। इस क्रिया द्वारा नदी के जल के साथ बहता हुआ पदार्थ उसके तल एवं पार्श्वों को खुरचकर चिकना करता है। दूसरा है संक्षारण या घोलीकरण। संक्षारण या घोलीकरण में क्या होता है? यह रासायनिक अपरदन की क्रिया है जिसके अंतर्गत नदी चट्टानों में उपस्थित घुलनशील पदार्थों को बहाकर ले जाती है। तीसरा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है? यह भौतिक अपरदन की क्रिया है जिसके अंतर्गत नदी के जल के साथ प्रवाहित होने वाले चट्टानी टुकड़े परस्पर रगड़ खाकर क्षीण हो जाते हैं। चौथा है जलगत क्रिया। इस क्रिया में नदी का जल बिना किसी सामग्री के ही यांत्रिक विधि द्वारा चट्टानों के कणों को ढीला करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि नदी का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी अपरदन शक्ति जो है वो 4 गुनी हो जाती है। नदी की अपरदन शक्ति बराबर नदी का वेग स्क्वायर। यदि नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी भार वहन करने की क्षमता जो है वो 64 गुनी हो जाती है। और प्रत्येक नदी के अपरदन की एक चरम सीमा होती है जिसे नदी का आधार तल कहा जाता है। समुद्र में गिरने वाली नदियों का आधार समुद्र तल की सतह होता है, जबकि सहायक नदी का आधार तल जो है वो मुख्य नदी द्वारा निर्धारित होता है। नदी घाटी का विकास आधार जो है तल के नीचे नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। तो अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में गार्ज या कैनियन, वी आकार की घाटियां, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका, जल गर्तिका, संरचनात्मक सोपन, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्ग और संप्राय मैदान जो है ये अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। दूसरा देखते हैं निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। निक्षेपण द्वारा जो है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, डेल्टा आदि जो है ये निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट है नदी का मार्ग एवं संबंधित स्थलाकृतियां। उद्गम से मुहाने तक के नदी के मार्ग को ऊपरी भाग, मध्य भाग एवं निम्न भाग में विभाजित किया जाता है। यानी नदी के उद्गम से लेकर उसके मुहाने तक के नदी के मार्ग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट ऊपरी भाग, दूसरा मध्य भाग एवं तीसरा निम्न भाग। उदाहरण के लिए गंगोत्री से हरिद्वार तक का गंगा का ऊपरी भाग जो है वो ऊपरी भाग है। हरिद्वार से राजमहल, राजमहल बिहार तक जो है मध्य भाग एवं राजमहल से जो है बंगाल की खाड़ी तक निम्न भाग माना जाता है। इन तीनों भागों को क्रमशः पहाड़ी भाग, मैदानी भाग एवं डेल्टाई भाग भी कहा जाता है। इसका विवरण निम्नवत है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं नदी का ऊपरी या पहाड़ी भाग। इस भाग में तीव्र ढाल के कारण नदी का वेग काफी तीव्र होता है एवं नदी तलीय अपरदन का कार्य करती है। इस भाग में गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, जलज गर्तिका, अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंध, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका आदि का निर्माण होता है। नदी के ऊपरी भाग में शीर्ष अपरदन द्वारा एक नदी दूसरे नदी का सारा जल अपने में ले आती है। इसे नदी का रुंडन या नदी अपहरण कहा जाता है। अपहरण करने वाली नदी को हरणी नदी एवं जिस नदी का अपहरण होता है उसे हरिता नदी कहा जाता है। हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे हरिता नदी में अपहरण बिंदु के नीचे जल की मात्रा कम हो जाती है एवं नदी पहले से छोटी नदी के रूप में बहने लगती है तथा उसकी घाटी
उसके जल प्रवाह की तुलना में बहुत बड़ी मालूम होती है। इस प्रकार की क्षीण नदी को अपहत नदी या अपहत नदी कहा जाता है। इस नदी में जल कभी कभी कम हो जाता है एवं इसका उद्गम स्थान अपहरण बिंदु से कुछ दूर नीचे चला जाता है एवं दोनों के बीच की घाटी जलहीन हो जाती है। इस शुष्क घाटी को शुष्क दर्रा या वायु दर्रा भी कहा जाता है। जिस स्थान पर अपहरण के कारण हरिता नदी का मार्ग एकाएक घूम जाता है, उस स्थान के स्पष्ट मोड़ को अपहरण मोड़ कहा जाता है। हिमालय में गिलगित स्थित सिंधु नदी के गार्ज की गहराई 5000 मीटर यानी लगभग 17,000 फीट से अधिक है। कैनियन गार्ज की तुलना में संकरा होता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कोलोराडो नदी द्वारा किया गया है। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह रियो कैरोनी नदी पर स्थित है। दूसरा है नदी का मध्य या मैदानी भाग। नदी का मध्य या मैदानी भाग, इस भाग में ढाल कम होने के कारण पश्वर अपर्दन या निक्षेपण का कार्य होता है। नदी अपने मध्य भाग में जलोढ़ पंख, प्राकृतिक बांध, संरचनात्मक सोपन, गोखुर झील आदि स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जब नदी बाढ़ के मैदान से अधिक ऊंचाई पर बहने लगती है तो सहायक नदियों को मुख्य नदी में मिलने से पहले दूर तक मुख्य नदी के समांतर चलना पड़ता है। ऐसी समानांतर बहने वाली नदियों को याजू नदी कहा जाता है। तीसरा, नदी का निम्न या डेल्टाई भाग। निम्न भाग में भूमि की ढाल काफी कम होती है, अतः इस भाग में नदी की गति काफी कम होती है। साथ ही नदी में बोझ की मात्रा भी काफी अधिक होती है, अतः इस भाग में निक्षेपण नदी का प्रधान कार्य होता है। नदी के निक्षेपण के फलस्वरूप बाढ़ के मैदान एवं डेल्टा का निर्माण होता है। इस भाग में नदी की मुख्य धारा कई छोटी छोटी उपधाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे गुम्फित नदी कहा जाता है। डेल्टा के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है कि नदी में बोझ की मात्रा अधिक हो एवं नदी का मुहाना ज्वार भाटा आदि के प्रभाव से मुक्त हो। इंग्लैंड की नदियों के डेल्टा न बनने का यही कारण है। भारत की नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां अपने मुहाने पर डेल्टे का निर्माण नहीं कर पाती हैं। क्योंकि वहां मानसून के तेज पवन से उत्पन्न जलधारा एवं ज्वार भाटा मिट्टी जमा करने में बाधक होते हैं। इसके अलावा प्राचीन पठारी भाग से होकर बहने के कारण इसमें पर्याप्त मिट्टी भी नहीं होती है। ऐसी नदियों के मुहाने को ज्वार नदमुख कहा जाता है। एस्चुरी पर पोताश्रय बन सकते हैं मगर डेल्टाओं पर नहीं, अतः डेल्टाई भागों में कुछ हटकर पोताश्रय बनाना पड़ता है। जैसे गंगा के डेल्टा में कलकत्ता एवं मिसिसिपी के डेल्टा में न्यू अर्लियंस। अब डेल्टाओं के प्रकार कितने हैं? फर्स्ट है चापाकार डेल्टा। यह सबसे सामान्य डेल्टा है जो ग्रीक भाषा के डेल्टा अक्षर से मिलता जुलता है। नील नदी का डेल्टा इस प्रकार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसके आकार को देखकर ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व हेरोडोटस ने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। गंगा नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा, हंगहो नदी का डेल्टा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी चापाकार डेल्टा के अगर उदाहरण देखे जाए तो नील नदी का, गंगा नदी का, राइन नदी का, हंगहो नदी का आदि चापाकार डेल्टा के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण अगर देखते हैं नाइजर डेल्टा, इरावती डेल्टा, सिंधु डेल्टा, बुल्गा डेल्टा, डेवन्यू डेल्टा, मिकांग डेल्टा, पो डेल्टा, लीना डेल्टा आदि। दूसरा है ट्रंगुलित या चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा।
मिसिसिपी नदी का डेल्टा इस प्रकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा है ज्वारनदमुखी डेल्टा। यह डेल्टा लंबा एवं संकरा होता है तथा आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ होता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वी तट पर सक्सेक्वेहाना नदी का डेल्टा, फ्रांस की सीन नदी का डेल्टा, अमेजॉन, ओब एवं विस्चुला नदी का डेल्टा इसी प्रकार का है। चौथा है दंताकार डेल्टा। दंताकार डेल्टा इटली की टाइबर नदी का डेल्टा, स्पेन के इब्रो नदी का डेल्टा इसके उदाहरण है। नोट है हमारा, नदी अपने जीवन काल की अंतिम अवस्था में अपने उद्गम से मुहाने तक एक चिकना अवतल वक्र बनाती है जिसे जल अपर्दन का क्रमिक वक्र कहा जाता है। यह एक संतुलन की अवस्था है जिसमें अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों क्रियाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार जब नदी की परिवहन शक्ति एवं परिवहन सामग्री में संतुलन हो जाता है तो इस दशा को नदी का क्रम स्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भूमिगत जल का कार्य एवं संबंधित स्थलाकृतियां। तो अब हम लोग देखते हैं भूमिगत जल का क्या कार्य है और उससे संबंधित स्थलाकृति कौन कौन सी हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपटल के चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में संचलित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। यह अधिकतम 6 मील की गहराई तक पाया जाता है। यानी भूमिगत जल जो है अधिकतम 6 मील की गहराई तक पाया जाता है। इससे अधिक गहराई पर अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानों के छिद्र एवं दरारें बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत धरातल के अंदर से जब जल प्राकृतिक रूप से बाहर निकलकर बहने लगता है तो उसे सोता कहा जाता है। सोते सामान्यतः वैसी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भेद चट्टानों के नीचे अभेद चट्टानों की परत होती है। कुछ ऐसे कुएं हैं जिनसे पानी स्वयं सतह से ऊपर निकलता रहता है। ऐसे कुओं को आर्टिजन या उत्स्रोत कुआं कहा जाता है। संसार में सबसे अधिक विस्तृत आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वह स्तर जिसके नीचे परागम्य चट्टानें जल से संतृप्त रहती हैं भौम जल स्तर या जल तल जो है कहलाता है। इस प्रकार भौम जल स्तर संतृप्त मंडल का ऊपरी तल होता है। दूसरा पॉइंट है भूमिगत जल का कार्य सतह से ऊपर एवं सतह के नीचे दोनों ही स्थानों पर होता है। भूमिगत जल द्वारा रासायनिक ऋतुक्षरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं खड़िया जैसे घुलनशील चट्टानों की तेजी से घुलता है जिसके फलस्वरूप अनेक विशिष्ट स्थलाकृतियों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्थलाकृतियों को कार्ड्स स्थलाकृत कहा जाता है। यह शब्द युगोस्लाविया से लिया गया है जहां एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित युगोस्लाविया एवं इससे सटे इटली में चूना पत्थर का पठार है। इसे कार्ड्स प्रदेश कहा जाता है। युगोस्लाविया के कार्ड्स प्रदेश के अलावा कार्ड्स स्थलाकृतियों का विकास दक्षिणी फ्रांस के कौसे क्षेत्र, स्पेन के अंडलूसिया क्षेत्र, मैक्सिको के युकाटन क्षेत्र एवं टबास्को, जमैका, उत्तरी पोर्टोरिको, पश्चिमी क्यूबा, मध्य न्यू गिनी, दक्षिणी पश्चिमी सेल्वीज, दक्षिणी चीन, वियतनाम एवं मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिसौरी, मध्य फ्लोरिडा, इंडियाना, केंटुकी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, टेनेसी के द ग्रेट वैली क्षेत्र में हुआ है। अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब हम लोग देखते हैं अपर्दन के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो फर्स्ट टेरा रोसा जो स्थलाकृति है इसका निर्माण जो है अपर्दन के फलस्वरूप होता है। जब वर्षा का जल जो है विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है
तो इस सतह के ऊपर मिट्टी की एक पतली परत का विकास होता है जिसे टेरारोसा कहा जाता है। इस मिट्टी में क्ले, चूना एवं लोहे की प्रधानता होती है। दूसरा है लैपीज। लैपीज में जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ एवं असमान हो जाती है। इस प्रकार स्थलाकृतियों को लैपीज कहा जाता है। इसे इंग्लैंड में क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, साइबेरिया में बोगाज एवं फ्रांस में लैपीज कहा जाता है। तीसरा है घोल रंध्र एवं संबंधित स्थलाकृतियां। चूना पत्थर प्रदेशों में वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों की संधियों पर कई छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण करता है। इन छिद्रों को घोल रंध्र कहा जाता है। इन घोल रंध्रों की गहराई जो है वो 10 मीटर तक होती है। इनकी आकृति सामान्यतः कीपाकार होती है। ब्रिटेन के खड़िया क्षेत्र में जो इस प्रकार के शुष्क छिद्र पाए जाते हैं उनकी आकृति जो है बेलनाकार होती है एवं उन्हें विलेय रंध्र कहा जाता है। जब घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप घोल रंध्र का विस्तार जो है अधिक हो जाता है तो उसे डोलाइन कहा जाता है। इनकी गहराई सामान्यतः 2 से 15 मीटर एवं व्यास जो है वो 10 मीटर से 125 मीटर तक होता है। जब मृत्तिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है तो जल रिस कर नीचे नहीं जा पाता। फलस्वरूप जल के जमा होने के कारण छोटी छोटी अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को कार्ड्स झील कहा जाता है। जब भूमिगत नदियों के मार्ग में 2 निकटवर्ती डोलाइन या विलेय रंध्र के बीच का धरातल ध्वस्त होकर गिर जाता है तो भूमिगत जल का प्रवाह धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्रॉस्ड खिड़की कहा जाता है। कई डोलाइनों के मिलने से निर्मित बृहदाकार गर्त को युवाला कहा जाता है। इसका व्यास 1 किलोमीटर तक होता है। युवाला से भी अधिक विस्तृत गर्तों को पोल्जे कहा जाता है। पोल्जे की तली समतल एवं दीवारें खड़ी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चूना पत्थर वाले क्षेत्रों के नीचे की ओर भ्रंशित या नीचे की ओर बलित चूना पत्थर खंडों की घुलन क्रिया के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट चौथा है अंधघाटी। जब वर्षा अधिक होती है एवं विलयन छिद्र के माध्यम से समस्त जल भूमिगत नहीं हो पाता तो नदी विलयन छिद्र से आगे घाटी बनाकर प्रवाहित होने लगती है, अन्यथा यह सूखा ही रहता है। अतः इसे शुष्क नदी तल कहा जाता है। परंतु जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तो छिद्र के उद्गम के बीच नदी अपने लिए एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जो कार्ड्स मैदान के तल में काफी नीची होती है। ऐसी घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। पांचवा, कंदरा या गुफाएं। यह धरातल के नीचे एक खोखली आकृति है जिसका निर्माण भूमिगत जल की घुलन क्रिया एवं अपघर्षण के फलस्वरूप होता है। भारत में देहरादून, बिहार के रोहतास, गुप्त धाम कंदरा जिसे रोहतास में है, मध्य प्रदेश के बस्तर, कुटुम्बासर, चित्रकूट आदि स्थानों में कंदराएं देखने को मिलती हैं। छठा है पोनोर। पोनोर जो है भौम कंदराओं का जो विलय छिद्र धरातल से मिलता है उसे युगोस्लाविया में पोनोर कहा जाता है। निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृतियां, ये पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।